आज की क्लास में हम आपको ब्लड यानी रक्त के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे ब्लड क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं और किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, इनमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, इन सब बातों को हम आपको बताना चाहते हैं। तो जो ब्लड है ये हमारा क्या है, हमारे लाइफ प्रोसेस को प्ले करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे लाइफ प्रोसेस को प्ले करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ब्लड है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सुनिएगा, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। क्या? सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक न एक दिन क्या हो, एक दिन हंसी उड़ाने वाले के चेहरे भी उतर जाएंगे। तो क्या करेंगे आप? सब्र करिए और मेहनत से, शिद्दत से, लगन से आप क्लास को लेते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, जिससे क्या होगा कि अपनी मेहनत से क्या होंगे, हम सफल हो सकते हैं और जो हमारी हंसी उड़ाते हैं उनका चेहरे भी क्या हो सकते हैं, उतर सकते हैं। इसलिए हमें मेहनत लगातार कंटिन्यू करना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में ब्लड को देखते हैं, ब्लड क्या होता है। तो देखते हैं ब्लड को हिंदी में हम बोलते हैं रक्त, इसको उर्दू में हम बोलते हैं लहू। क्या बोलते हैं? इसको हम उर्दू में लहू बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में रक्त बोलते हैं। रक्त क्या होता है? रक्त ये हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, जोड़ कर रखता है। यह एक तरह का टिश्यू है। और कैसा टिश्यू है? यह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। यह हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, एक जोड़ बना के रखता है, उसको एक तरह से कहिए कि बांध के रखता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक तरह का तरल होता है। हमारे बॉडी में दो तरह के तरल पाए जाते हैं, एक तो ब्लड है, दूसरा लिम्फ होता है। ये दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो भी जो फ्लूइड होते हैं, क्या होते हैं, तरल होते हैं, यानी द्रव के रूप में होते हैं। पहला क्या है, ब्लड है, दूसरा लिम्फ होता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड की उत्पत्ति कैसे होती है। जो इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो की 3 लेयर पाए जाते हैं, आपको पता है, इम्ब्रियो के 3 लेयर पाए जाते हैं। उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाले को बोलते हैं मीजोडर्म, और लास्ट और ये दो अंदर की तरफ होता है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। ये 3 लेयर होते हैं। जो सबसे बाहर की तरफ होते हैं, मान लीजिए ये एम्ब्रियो है, इसमें 3 लेयर, जो सबसे बाहर की तरफ है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, जो बीच में है इसको बोलते हैं मीजोडर्म, और जो एकदम अंदर है इसको बोलते हैं एंडोडर्म। 3 तरह के लेयर होते हैं। उन तीनों डर्म में से क्या है, मीजोडर्म। देखिए जो ब्लड की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ हुआ, एम्ब्रियो के मीजोडर्म लेयर से क्या इसकी ओरिजिन होती है, इसकी उत्पत्ति होती है ब्लड की। ब्लड देखेंगे, अगर ब्लड हम अपना ब्लड निकाल के अपने हाथ में लेकर थोड़ा ऐसे अपने हाथ में लिए रहें, क्या होता है, ये थोड़ा कैसा होता है, स्टिकी होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है। ठीक है, थोड़ा चिपचिपा होता है और थोड़ा ये विस्कस होता है, यानी गाढ़ा होता है। उसके बाद अगर हम इसको टेस्ट करें, अगर इसको हम चखें, इसका जो टेस्ट होता है ये कैसा होता है, साल्टी होता है, इसमें जैसे नमक के जैसे नमकीन होता है इसका टेस्ट। उसके बाद अगर हम बातें करें, ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारा जो होता है ये क्षारी होता है। क्या है, हल्का क्षारी। देखिए लिखा है ना, स्लाइटली बेसिक होता है। और इसका पीएच जो देखा जाए तो पीएच होता है 7.3 से 7.5, इसका पीएच होता है, इसलिए क्या है, क्षारी होता है। ये बहुत ज़्यादा क्षारी नहीं, ये क्या है, स्लाइटली क्षारी, बहुत हल्का सा क्षारी होता है। देखिए 7.3 लिखा है ना, इसलिए हल्का से क्या होगा, क्षारी होगा। और ब्लड क्या है, थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए उसमें से आर पार नहीं दिखाई देता है, यानी वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है वाटर की तरह। वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, इसलिए कैसा होता है, वो ऑपेक होता है, यानी अपारदर्शी होते हैं। ऑपेक मटेरियल क्या होते हैं, वो अपारदर्शी मटेरियल, अपारदर्शी पदार्थ होता है हमारा ब्लड। अब देखिए आपको बता दें कि जो हमारा ब्लड है, ये हमारा ब्लड पूरे शरीर का लगभग 8% टोटल, हमारे बॉडी वेट का 8% भाग बनाता है। अराउंड 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, हमारे पूरे भार का जो ब्लड है ये कितना है, 8% हमारा होता है क्या, ब्लड। अब उसके बाद हम बातें करें कि हम ब्लड मेल और फीमेल में थोड़ा वेरी करता है। वेरी कैसे करता है, देखिए जो एडल्ट फीमेल है उसकी बॉडी में पूरा जो होता है रक्त 4 से 5 लीटर, यानी 4 से लेके 5 लीटर तक ब्लड होते हैं। और एडल्ट जो मेल होते हैं, एडल्ट मेल की बात करें, एडल्ट मेल में ये ब्लड होता है 5 से 6 लीटर तक हमारा ब्लड होता है। और ब्लड के विषय में अब आप ये बताइए कि ब्लड जिस साइंस के जिस ब्रांच में ब्लड को हम पढ़ते हैं उसको क्या बोला जाता है, आप हमें बताएंगे। तो हम बता दें आपको, जो ब्लड है, ब्लड को साइंस के जिस ब्रांच में अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं,
हीमेटोलॉजी, और इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी, हीमेटोलॉजी और इसका दूसरा नाम सीरोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या है? हेमेटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विथ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड ब्लड डिसऑर्डर इज नोन एज हेमेटोलॉजी। ये होता है हेमेटोलॉजी। तो हमने देखा कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.5 तक पीएच मान होता है। और ये ऑपिक मटेरियल यानी अपारदर्शी होता है और यह टेस्ट में थोड़ा नमकीन होता है। और हमने क्या देखा कि जो हमारा ब्लड है ये मीजोडर्म यानी एम्ब्रियो के मीजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। और ब्लड हम आपको बता दें बनता कहाँ है। ब्लड हमारा बनता है बोन मैरो में। आपको पता होगा बोन मैरो क्या होता है। मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी एक हड्डी है, ठीक, ये हमारी एक हड्डी है। उस हड्डी के बीच में हम देखते हैं कि कुछ हालो एम्पटी प्लेस होता है। क्या होता है? हालो एम्पटी प्लेस, खाली स्थान होता है। उसी खाली स्थान में बोन मैरो होता है, बोन मैरो, ठीक, उसी खाली स्थान में बोन मैरो होता है। उसी बोन मैरो के अंदर क्या होता है? ब्लड, ब्लड की, इसी बोन मैरो के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होता है, ब्लड की उत्पत्ति, यानी ब्लड बनता कहाँ है? बोन मैरो में। और हम आपको इसी क्रम में आगे बताते हैं कि किन किन शब्दों से, किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, हम आपको अगले इसी क्रम में बताना देते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम आप बताते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट कितने होते हैं। जो हमारा ब्लड है ये मेनली 2 कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। इनमें 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं। इनमें 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ब्लड प्लाज्मा, पहला ब्लड प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल या ब्लड काप्सस बोलते हैं। इसको ब्लड सेल बोलिए, ब्लड काप्सस बोलिए, दोनों सेम है। तो ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल ये दोनों इसके कंपोनेंट होते हैं। इन दोनों चीज़ों से यह मिलकर बनता है। तो आइए देखते हैं कितने कितने परसेंट दोनों का योगदान होता है। तो हम बताते हैं आपको कि जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा मुख्यतः जो होता है ये 55% हमारे पूरे ब्लड का, ये हमारे पूरे ब्लड का लगभग 55% यानी 100% ब्लड है, उसमें 55% क्या भरा हुआ है? ब्लड प्लाज्मा। और बचे हुए 45%, बचे हुए कितने? 45% जो होंगे, बचे हुए 45% क्या होता है? उसमें ब्लड काप्सल्स होता है। ये क्या होता है? ब्लड सेल होता है, ठीक। उसके बाद हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ये जो ब्लड प्लाज्मा है यह कैसा होता है? क्लियर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। ये कैसा होता है? क्लियर होता है। ये थोड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन थोड़ा ये क्या होता है? पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है। हमारा ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? क्लियर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। ये भी एक तरल है, ठीक। उसके बाद इस ब्लड प्लाज्मा में जो तरल है, उसमें अगर वो तरल है तो उसमें वाटर पाए जाएंगे। तो कितने परसेंट पाए जाएंगे? तो कितने परसेंट है ये? 92%, 92% इसमें वाटर पाए जाते हैं। और रिमेनिंग 8% जो है उसमें क्या पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है ये आप हमें बताएंगे, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। उसके बाद इसमें और कुछ होते हैं कि जो बचे हुए और सब्सटेंस इन ट्रेंस, और बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, कार्बनिक होते हैं नहीं और अकार्बनिक होते हैं। इसमें कई सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। किसमें? ट्रेस अमाउंट में, कुछ लिमिट मात्रा में। फिर आपको बता दें हम कि अब दूसरी बातें करते हैं ब्लड सेल यानी ब्लड काप्सल्स। ब्लड काप्सल्स क्या होता है? यह भी 3 प्रकार के होते हैं। हमारे ब्लड में 3 प्रकार के ब्लड काप्सल्स पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं। पहला है रेड ब्लड काप्सल्स यानी इसको बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं इसको? आरबीसी। दूसरा होगा व्हाइट ब्लड काप्सल्स, उसको बोलते हैं क्या? डब्ल्यूबीसी। क्या होता है डब्ल्यूबीसी? हम आगे इस क्रम में बताते हैं। फिर बातें करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। इसमें और होता है तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स है। इसका डब्ल्यूबीसी का नाम ब्लड प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का नाम हम आपको बताते हैं। अब आप हमें बताएंगे ये क्या होता है? हीमेटोपोएटिक सिस्टम। ये क्या होता है? हेमेटोपोएटिक सिस्टम। हेमेटोपोएटिक सिस्टम क्या होता है? हेमेटोपोएटिक सिस्टम अगर हमको बताए तो ये होता है एक सिस्टम, एक तरह का सिस्टम है जो किससे मिलके बनता है? यह टिश्यू और ऑर्गन,
किससे मिलकर बनता है? टिश्यू प्लस ऑर्गन, टिश्यू और ऑर्गन से मिलके बनते हैं। इसका काम होता है कि ब्लड के फॉर्मेशन में जो टिश्यू और ऑर्गन है, जैसे हो गया बोन मैरो, उसके बाद लिम्फ हो गया, उसके बाद थाइमस हो गया, जो भी सिस्टम सब मिलकर ब्लड को बनाने में काम करते हैं उसको बोलते हैं हेमाटोपोएटिक सिस्टम। तो हम आपको इसी क्रम में हम आपको बताते हैं कि ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन क्या क्या होते हैं। हमारे ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में कई तरह के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, हिपेरिन है, थ्रोम्बोफाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बोसाइट है, जो भी होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन आपको हम इसी क्रम में आगे बताते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम आपको ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बताते हैं। अब देखिए, जो प्लाज्मा प्रोटीन है, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन और फाइब्रिनोजन, जो कई सारे ग्लोब्यूलिन प्लाज्मा प्रोटीन है, एक एक करके हम आपको इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें डिस्कस करते हैं। तो देखिए एल्ब्यूमिन, यह प्लाज्मा प्रोटीन, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, यह बनता कहाँ है? लीवर में। कहाँ बनता है? ये लीवर में बनता है, फॉर्म्ड इन लीवर। और दूसरी बात, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, यह हमारे बॉडी में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। कौन? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होता है हमारे बॉडी में सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए क्या है? मोस्ट अबंडेंट है। उसके बाद इसका काम क्या होता है? इसका मेनली काम होता है मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, कहाँ पर? वैस्कुलर कंपार्टमेंट में। जो हमारे वैस्कुलर कंपार्टमेंट में संवहनी कोष्ठ है, उसमें जो फ्लूइड क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं, उसमें क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, एक लेवल तक सुरक्षित करता है। उसके बाद दूसरा है ग्लोब्यूलिन। दूसरा ग्लोब्यूलिन जो है, यह भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है। दूसरा ग्लोब्यूलिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है, इसका महत्वपूर्ण काम होता है प्राइमरी इम्यूनोग्लोब्यूजन एजेंट है। यह कैसा ग्लोब्यूलिन एजेंट है? यह प्राथमिक इम्यूनोग्लोजिकल एजेंट होता है। उसके बाद यह 3 तरह का होता है। पहला होता है अल्फा ग्लोब्यूलिन, दूसरा बीटा ग्लोब्यूलिन, तीसरा गामा ग्लोब्यूलिन। यह 3 तरह के ग्लोब्यूलिन होते हैं। किसमें? इसमें, ग्लोब्यूलिन में। उसके बाद इसका महत्वपूर्ण काम होता है कि हेल्प इन ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड वेसल, यानी हमारा जो ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उस ब्लड वेसल में एक लेवल तक ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, जिससे ब्लड क्या करे? फ्लो करे। कौन करता है? ग्लोब्यूलिन। अब तीसरी जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन के बारे में हम देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम फाइब्रिनोजन का होता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, तो आइए देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग, यह ब्लड क्लॉटिंग का बहुत ही मेन कंपोनेंट होता है। जब हमें चोट लग जाती है तो हम देखते हैं, आप भी जानते हैं, जब हमें चोट लग जाती है तो कुछ आफ्टर सम टाइम द ब्लड इज क्लॉट। क्या होते हैं? कुछ समय बाद ब्लड क्या क्लॉट हो जाता है, नहीं बंद हो जाते हैं, बहना बंद हो जाते हैं। तो उसका मेन फंक्शन कौन क्रिएट करता है? उसको कौन एग्जीक्यूट करता है? उसको करता है कौन? फाइब्रिनोजन। यह क्या करता है? सॉलिडिफाई फ्रॉम द लिक्विड टू द फाइब्रिन। यह ब्लड को सॉलिडिफाई यानी ठोस बनाता है और किसमें चेंज कर देता है? फाइब्रिन फाइबर में। किसमें? एक फाइबर में, जिसका नाम फाइब्रिन फाइबर में चेंज कर देता है, जिससे क्या होते हैं? एक फाइब्रिन का मेश बनता है, एक नेटवर्क बनता है। फाइब्रिन का क्या बनता है? एक मेश यानी नेटवर्क या जाल बनता है, जिस जाल में जो हमारा ब्लड प्लेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटेट, जो भी सब क्या कर रहे हैं? बह रहे हैं, वो क्या करते हैं? जाल में आके फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड बहना रुक जाते हैं। उसके बाद हम हिपेरिन भी क्या है? ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है। ये इसका काम होता है एंटी कोगुलेंस मतलब होता है प्रतिस्कंदक, यानी हमारे बॉडी के अंदर कहीं ब्लड क्लॉट ना हो, ये कौन ध्यान रखता है? इसका ध्यान रखता है हिपेरिन। हिपेरिन का मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी यानी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट को रोकना। क्या होता है इसका मेन फंक्शन? यह एक एंटीकोगुलेंट है यानी प्रतिस्कंदक है। इसका काम होता है प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इन वेसल। क्या करता है? हमारी वेसल में ब्लड क्लॉट को रोकना, इसका मेन फंक्शन होता है। उसके बाद आते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन यह क्या होते हैं? ये दोनों मिलकर ब्लड को रोकते हैं। कब रोकते हैं? जब इंजरी होती है। हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग आफ्टर द इंजरी। क्या करते हैं? इंजरी यानी चोट लगने के बाद क्या करते हैं? इसको ब्लड क्लॉट
करने में, ब्लड को रोकने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये था आपके सामने ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन डिफरेंट टाइप के। अब हम जानेंगे जो ब्लड का दूसरा कंपोनेंट था, दूसरा कंपोनेंट क्या था, ब्लड सेल्स या ब्लड कैप्सूल्स, इसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम ब्लड सेल के बारे में बताते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं ब्लड कैप्सूल्स के बारे में। ये 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। रेड ब्लड कैप्सूल्स, इसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरबीसी। ठीक, ये क्या होता है, ये कैसा होता है, ये डिस्क शेप होता है। कैसा, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, और यह बाइकॉन्केव होता है। बाइकॉन्केव मतलब दोनों तरफ दबा हुआ। अगर स्ट्रक्चर हम इसको बनाएं, अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें, फ्रंट व्यू ही इस तरह का दिखता है। फ्रंट व्यू इसका इस तरह का ये होता है आरबीसी, इस तरह का ये आरबीसी है। और इसका जो बीच वाला पोर्शन है तो क्या होता है, दबा हुआ होता है, यानी बाइकॉन्केव। अगर हम इसको वेंट्रल साइड से देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। अगर इसका हम वेंट्रल स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से ये क्या होता है, बीच में थोड़ा दोनों तरफ दबे हुए होते हैं, क्या होते हैं, बाइकॉन्केव। उसके बाद अगर हम बात करें कि ब्लड में कितना पाया जाता है, तो ब्लड में 45 से 55 लाख, यानी 45 से 55 लाख पर घन पर क्यूब मिलीमीटर में इसका क्या होता है, डेंसिटी होती है, यह पाए जाते हैं। अब ये देखिए क्या करता है, यह हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को, क्या, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को ये कैरी करता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को कैरी करने की वजह से ही ये कैसा दिखता है, लाल कलर का दिखता है। इसमें क्या होते हैं, हीमोग्लोब्यूलिन नामक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं। ये क्या करता है, हीमोग्लोब्यूलिन मॉलिक्यूल को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसके बाद इसको देखें तो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, जो कैसा होता है, कलरलेस होता है। इसमें कोई कलर नहीं होता है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है बिना रंग के। इसके बाद अगर देखें तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, न्यूक्लिएटेड ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। उसके बाद इसकी लाइफ स्पॉन की बात करें, जीवन काल इसका जो होता है, ये जीवन काल इसका होता है क्या, 120 दिन। और आपको बता दें यह इस 120 दिन के बाद यह जाके कहाँ इसकी डेथ होती है, तो स्प्लीन में जाके इसकी डेथ होती है। इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं, कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। ठीक, लाइफ स्पान जो था ये 120 दिन था। और मैंने आपको अभी बताया कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका फॉर्मेशन नहीं, ब्लड का, पूरे ब्लड का, चाहे उसमें आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी जो कुछ भी हो, सभी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में, यानी हड्डी के बीच में बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, तो इसका मेन फंक्शन होता है, जैसे हम जैसे हम सांस लिए, जैसे हम रिस्पायरेशन करते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो उसी ऑक्सीजन को ब्लड में जो आरबीसी है, ऑक्सीजन को सेल तक, यानी एक स्पेसिफिक हर सेल तक पहुंचाना इसका काम होता है। क्या काम होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का इसका वर्क होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन वर्क काम करता है। उसके बाद हम देखें यह क्या करता है, रिलीज ऑफ एटीपी इन ब्लड डायरेक्शन। इसका काम होता है जब ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंच जाते हैं, तो बताए हैं आपको कि जब हम सेल ऑर्गेनल बता रहे थे, उसमें हम आपको बताए थे कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने पास ले लेते हैं और उस ऑक्सीजन को एक साइकिल चलवाते हैं। क्या करते हैं, एक साइकिल चलाता है जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। उसी क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप क्या होता है, एटीपी का रिलीज होता है। क्या करता है, रिलीज ऑफ एटीपी और ब्लड और वेसल डायलेशन, और इसके क्या होता है, वेसल को डायलेट करते हैं, नहीं वेसल को क्या करते हैं, एक तरह से कह लें कि वेसल को एक उसकी चौड़ाई, जो भी उसकी वेसल डायलेशन मतलब आप समझ लीजिए कि वेसल क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, माने फैलते हैं, किसकी वजह से, जब उसमें ऑक्सीजन फ्लो करता है तब। उसके बाद देखिए रिलीज ऑफ एस नाइट्रोसोथायोल्स। अब ये क्या करते हैं, जब आरबीसी एटीपी का निर्माण कर लेता है तो रिलीज ऑफ एस नाइट्रोसोथायोल्स का भी निर्माण करता है। कौन करता है, आरबीसी के
फलस्वरूप होता है एस नाइट्रोसोथायोल। उसके बाद देखिए हम सेकेंड बात करते हैं क्या, डब्ल्यूबीसी की हम बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है डब्ल्यूबीसी, इसका शॉर्ट फॉर्म डब्ल्यूबीसी, और इसको ल्यूकोसाइट हम बोलते हैं। ल्यूको माने होता है वाइट, ठीक, और साइट माने सेल, यानी वाइट सेल है, वाइट ब्लड सेल है, इसलिए इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। अब इसका शेप अगर बात करें हम, इसकी शेप होती है कैसा, अमीबॉयड होता है, यानी इसका शेप हमेशा बदलता रहता है। हमेशा बदलने का तात्पर्य यह है जिस तरह का रिएक्शन हमारे बॉडी को, हमारे ब्लड को करना होता है उसी तरह का ये शेप बना लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि संख्या की, तो यहाँ 500 से लेके 9500 पर घन मिलीलीटर में पाया जाता है डब्ल्यूबीसी। और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। और यह कलरलेस ग्रेन्यूल होता है, इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता, इसलिए इसको वाइट कहते हैं, वाइट होता है ये। उसके बाद लाइफ स्पान, इसका जीवन काल कितना होता है, यह 2 से 3 दिन तक इसका जीवन काल होता है। उसके बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है, कहाँ, स्प्लीन में। उसके बाद यह ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स एब्सेंट और प्रेजेंट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। इसको 2 भागों में बांटे हैं, किसके बेस पर, ग्रेन्यूल के बेस पर। तो ग्रेनुलोसाइट, इसमें ग्रेनुल प्रेजेंट होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट, इसमें ग्रेनुल एब्सेंट होते हैं। इन्हीं बेस पर इन्हें 2 टाइप में बांटा जाता है। तो आइए इसी क्रम में हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट देखते हैं। अब देखिए इसमें जो ग्रेन्यूल है, ग्रेन्यूल क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल इट इज डिवाइडेड इनटू 3 आल्सो बेसिक टाइप। इसके जो तीनों बेसिक टाइप होते हैं किसके आधार पर है, ये इसमें ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। और दूसरी चीज, ये ग्रेन्यूल होते हैं कई कलर के होते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेन। तो स्टेनिंग के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक टाइप। तो 3 टाइप में स्टेनिंग के आधार पर इसको बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि जो पहला दिया इयोसिनोफिल्स, इसको दूसरा नाम है एसिडोफिल, इसका दूसरा नाम एसिडोफिल, इयोसिनोफिल इसको बोलते हैं। तो अब देखिए जो हमारे इयोसिनोफिल है, इयोसिनोफिल ये हमारे पूरे डब्ल्यूबीसी का, ये किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का, इसलिए पूरे डब्ल्यूबीसी का कितना पार्ट बनाता है, 2 to 4% ऑफ द होल डब्ल्यूबीसी मेकअप ऑफ इट्स कंटेंट, ठीक है, मेकअप ऑफ कितना करता है, 2 से 4%। उसके बाद इसकी कलर कुछ होती है, तो स्टेनिंग जो एजेंट है तो कैसा होता है, एसिड होता है, इसलिए इसका नाम एसिडोफिल क्या है, दूसरा इसका नाम क्या है, एसिडोफिल, ये एसिड होता है। तो एसिड जो होता है इसमें एक एसिड एजेंट पाए जाते हैं, स्टेनिंग एजेंट पाए जाते हैं, उस स्टेनिंग एजेंट का नाम है इयोसिनोफिल। क्या है, इयोसिन नाम है, इयोसिन नाम होता है। उसके बाद इसका न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूक्लियस बटे हुए होते हैं 2 से 3 लोब में, यानी जो इसका न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये क्या है, एक डब्ल्यूबीसी है, इसका जो न्यूक्लियस होता है ये बटे होते हैं 2-3 लोब में, न्यूक्लियस क्या होते हैं, बटे होते हैं। तो ये 2 to 3 लोब में बटे होते हैं। और डिजीज इन इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, कब, जब हमारा बॉडी किसी डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है हमारे बॉडी में, तो यह इयोसिनोफिल क्या करते हैं, ये अपनी संख्या को, अपने नंबर को क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, अपने नंबर को बढ़ा लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये उस डिजीज को क्या कर सकते हैं, उससे फाइट कर सकें, ये अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। और जब इयोसिनोफिल की जब हमारे बॉडी में कमी होती है, यानी गिरावट होती है, तो अब हमें इयोसिनोफिलिया नामक रोग क्या होता है, हमें होता है इयोसिनोफिलिया नामक रोग से हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कब, जब हमें हमारी बॉडी में इयोसिन नामक एलिमेंट की कमी हो जाती है। उसके बाद आएगा बेसोफिल। बेसोफिल क्या होता है, बेसोफिल बेसिक, एसिडोफिल एसिड, बेसोफिल बेसिक क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। सबसे पहले हम बात करें हमारे पूरे होल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट, 0.5 to 2% होल डब्ल्यूबीसी का हमारा मेकअप करता है, बनाता है। और इसमें स्टेनिंग एजेंट जो है वो बेसिक होता है, कैसे होते हैं, बेसिक डाई होते हैं। उस बेसिक डाई का नाम है मेथिलीन ब्लू। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं कि डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे हैं, तो डब्ल्यूबीसी के एसिडोफिल या इयोसिनोफिल में कौन से स्टेनिंग एजेंट होते हैं, तो उसका नाम होता है इयोसिन। डब्ल्यूबीसी के बेसोफिल में
WBC के बेसोफिल या ग्रेनुलोसाइट के बेसोफिल में कौन से स्टेनिंग एजेंट होते हैं? तो इसका आंसर होगा मेथिलीन ब्लू। और WBC के ग्रेनुलोसाइट के न्यूट्रोफिल में कौन से एजेंट होते हैं? उसमें कोई एजेंट नहीं होता, वो न्यूट्रल डाई होते हैं, इसलिए इसमें कोई कलर नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद इसका न्यूक्लियस जो है, इसका न्यूक्लियस भी कैसे होते हैं? 2 to 3 लोब में बटे होते हैं। और इसका न्यूक्लियस जो बटे होने के बाद ये एस आकृति क्या करते हैं? एस शेप बनाते हैं। एस शेप में कहने का मतलब कुछ इस तरह का, जैसे मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, उसके बाद यहाँ से ये आएगा, ये दूसरा न्यूक्लियस है, ये पहला न्यूक्लियस, उसके बाद ये ऐसे कुछ बटे होते हैं। क्या? एस शेप का न्यूक्लियस क्या करते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। और ये सीक्रेट करते हैं कुछ एंटीहिस्टामिन, हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन नामक एजेंट, यानी सेरोटोनिन नामक एंजाइम या कह लीजिए कि हार्मोन का क्या सिक्रेशन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ये हमारे शरीर में, हमारे बॉडी, हमारे ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्या है? मोस्ट एबंडेंट मेकअप ऑफ और ब्लड होल WBC क्या करते हैं? पूरे कितने 60 to 70% ऑफ होल WBC मेकअप करते हैं। कौन? न्यूट्रोफिल। इसका जो स्टेनिंग होता है न्यूट्रल डाई होता है, इसलिए क्या करते हैं? इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता, न्यूट्रल डाई से ये स्टेनिंग होते हैं। उसका न्यूक्लियस 3 to 7 लोब में बटे होते हैं। इसका सबसे ज़्यादा लोब किस में होते हैं? तो न्यूट्रोफिल में सबसे ज़्यादा लोब पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस। जो बाहरी फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया के पार्टिकल यानी कोई भी पैथोजेंस है, हमारी बॉडी को क्या करते हैं? जब किसी भी डिजीज से इन्फेक्टेड करते हैं उस समय यह क्या करता है? WBC का न्यूट्रोफिल उसको पकड़ के न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उसको मार देता है, उसको डाई कर देता है। क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर देता है, एकदम गला देता है। तो मतलब बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस क्या होते हैं? बैक्टीरिया और पैथोजेंस को क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं पूरी तरह से। इसीलिए यह क्या होता है? हमारे ब्लड में जो इन्फेक्शन होने वाला रहता है वो हमारा ब्लड बच जाता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। जब इस तरह का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसका एक लिमिट होता है, उस लिमिट के जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो हमारा बॉडी क्या करता है? उसको बियर नहीं कर पाता, जिससे हम क्या होते हैं? उस स्पेशली टाइप के जो भी पैथोजेंस या माइक्रोब हैं उससे हम ग्रसित हो जाते हैं, यानी हम डिजीज से क्या होते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट। हम आपको बता दिए इसके 3 टाइप होते हैं, उसी तरह से ए ग्रेनुलोसाइट भी हम आपको अभी बताते हैं। अब देखिए जो दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट, यानी उसमें क्या होता है? लैक ऑफ ग्रेनुल मॉलिक्यूल। इसमें ग्रेनुल नहीं पाए जाते, ग्रेनुल जो मॉलिक्यूल कण है उसमें नहीं पाए जाते, एकदम क्लियर होते हैं, इसलिए इसको ए ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। अब ए ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है लिम्फोसाइट, दूसरा होता है मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट की बात करते हैं पहले। यह क्या होता है? वेरी स्मॉल साइज, काफ़ी छोटे साइज में होते हैं ये लिम्फोसाइट। उसके बाद यह होता है, यह पूरे WBC का लगभग 20 से 30% भाग बनाते हैं। पूरे WBC का 20 से 30% भाग बनाते हैं। और इसका मेन फंक्शन होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी होता है जो फॉरेन पार्टिकल यानी डिजीज़ के जो कण होते हैं, डिजीज मॉलिक्यूल के जो कण होते हैं उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी हमारे बॉडी में फॉर्मेट होता है, बनता है। तो कौन बनाता है? वो लिम्फोसाइट। उसके बाद देखिए हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? बाहरी मॉलिक्यूल से क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो किसी भी डिजीज से इन्फेक्टेड नहीं होती है। अब आपको हम अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दें तो हम लिम्फोसाइट जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। जैसे देखिए मॉर्फोलॉजिकली इट हैज़ 2 कैटेगरी। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है मॉर्फोलॉजिकली। पहला होता है मोर न्यूमरस। क्या होते हैं? मोर न्यूमरस स्मॉल लिम्फोसाइट। मोर न्यूमरस स्मॉल लिम्फोसाइट होते हैं, इसकी डायमीटर जो होती है 7 to 10 माइक्रोमीटर। उसके बाद सेकेंड लार्ज लिम्फोसाइट होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, ये 10 to 14 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होती है। अब मोस्ट कॉमन लिम्फोसाइट जो होते हैं वो कई टाइप, लगभग 5 टाइप होते हैं। तो यहाँ आपके सामने मेंशन है, तो आप देखेंगे
यहाँ दिया है स्मॉल लिम्फोसाइट, लार्ज लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, उसके बाद नेचुरल किलर लिम्फोसाइट एंड लास्ट ऑफ देम टी लिम्फोसाइट। ये कॉमन लिम्फोसाइट थे जो आपको स्टेरॉइड के लिए बता दिया गया। उसके बाद सेकंड आता है मोनोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स होते हैं ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं कंपैरिजन टू लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के कंपैरिजन में बड़े होते हैं और यह पूरे WBC का 2 to 10% ऑफ होल WBC मेकअप करते हैं। पूरे WBC का कितना 2 से 10% या मेंटेन करते हैं। इसको हम फैगोसाइट्स भी कहते हैं। मोनोसाइट्स को फैगोसाइट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में आए हुए फॉरेन पार्टिकल का यह फैगोसाइटाइज करता है, उसको क्या करता है, ट्रैप करने का काम करता है मोनोसाइट, इसलिए इसको बोलते हैं फैगोसाइट्स बोलते हैं। और मेच्योर सेल्स लिव्स इन द 40 to 8 आवर इन ब्लड। और जो मोनोसाइट का फैगोसाइटाइज सेल है वो हमारे ब्लड में अगर वो मेच्योर हो गया है तो लगभग 3 to 8 आवर तक ये क्या करते हैं, लीव करते हैं। उसके बाद ये इसका फैगोसाइटोसिस हो जाता है। दो टर्म आते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। आपको बता दें 2 टर्म होते हैं, एक होता है फैगोसाइटोसिस, दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। दोनों का अलग अलग नाम है और दोनों का वर्क भी अलग अलग है। फैगोसाइटोसिस यानी जब साइटो माने सेल, जब यह सेल को क्या करेगा, ईट करेगा, जब सेल को खाएगा तो इसको बोले फैगोसाइटोसिस। और जब यह साइटो यानी सेल को क्या करेगा, ड्रिंक करेगा, यानी सेल को जब यह पिएगा यानी ड्रिंक करेगा उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। ये दोनों टर्म था जो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद हम आगे अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ WBC। क्या फंक्शन ऑफ WBC के बारे में बातें करते हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए अब हम बता दें आपको, जो मेहनत करेगा सफलता उसी को मिलेगी। क्या? जो मेहनत करता है सफलता लास्ट में उसी को मिलती है। हमको भी पता है और आपको अच्छी तरह से पता है। तो आप मेहनत करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए आपको हम बताते हैं फंक्शन ऑफ क्या WBC। अब देखिए दोस्त, हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ WBC में। अब WBC का कार्य क्या है हमारे ब्लड में, उसको हम आपको बताते हैं। देखिए मित्र, देखिए भाई साहब, मेहनत बहुत लगता है, बार बार लिखना, बार बार उसको मिटा देना, उसके बाद फिर लिख के आपको एक्सप्लेन करना, इसको करने में मेहनत काफ़ी लगता है। तो आप एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे। तो कहते हैं रात नहीं ख्वाब बदलता है। क्या? रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का। क्या? जज्बा रखो जीतने का। किस्मत बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। दोस्त, किस्मत बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। तो दोस्त, बहुत धैर्य के साथ लगातार आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो आप थोड़ा अपनी इस पढ़ाई को, जितना उम्र है, ये उम्र है जलने का, जितना जलोगे उतना ही क्या होगे, चमकोगे। जितना आप अपनी खून को, पसीनों को जलाओगे उतना ही आप चमकोगे। तो आइए हम खून पसीने को जलाते हैं। अब देखिए इसी क्रम में हम आपको बताते हैं फंक्शन ऑफ WBC। फंक्शन ऑफ WBC क्या होता है। अब देखिए जो मैंने बताने जा रहा हूँ ये पूरी WBC का बात हो रहा है। उसमें ग्रेनुलोसाइट भी आएगा, ए ग्रेनुलोसाइट भी आएगा। ग्रेनुलोसाइट के टाइप जितने थे वो भी काम करेंगे इसमें, और ए ग्रेनुलोसाइट के टाइप जो थे वो भी काम करेंगे पूरे WBC के कारण। इनमें होता है फैगोसाइटोसिस। मैंने अभी आपको बताया फैगोसाइटोसिस क्या है। जब हमारा सेल किसी चीज़ को क्या करता है, ईट करता है, यानी खाता है, उसको फैगोसाइटोसिस कौन करता है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल किसका पार्ट है, मैंने अभी को बताया आपको। न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट का पार्ट है। न्यूट्रोफिल क्या करता है, एनगल्फ फॉरेन पार्टिकल, बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हानिकारक, उसको क्या इनगल्फ करता है, खाना शुरू करता है। दूसरा काम है एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, कौन करता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है, बीटा और गामा सीरम ग्लोबुलिन को प्रोड्यूस करता है, जिससे एंटीबॉडी बनते हैं, जो मैंने कई सारे आपको एंटीबॉडी बताया भी।
उसके बाद आता है हिपेरिन सिक्रेशन, या हिपेरिन सिक्रेट भी करते हैं। कैसे? ये जो हिपेरिन है बेसोफिल से, बेसोफिल क्या करता है? रिलीज करता है हिपेरिन। हिपेरिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ब्लड में। क्या करता है? ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करना। उसके बाद एंटी हिस्टामिन फंक्शन, एंटी हिस्टामिन फंक्शन क्या करता है? ग्रेनुलोसाइट रिच इन हिस्टामिन, जो हमारा ग्रेनुलोसाइट है उसमें क्या है? हिस्टामिन क्या होते हैं? बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? डिफेंसिव अगेंस्ट, हमारे शरीर को क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसके? एलर्जिक कंडीशन। कब? जब कोई एलर्जिक कंडीशन होता है तब क्या करते हैं? हमारे बॉडी को यहाँ सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड कैप्सल्स का तीसरा पार्ट, ब्लड प्लेटलेट्स। इसका ब्लड प्लेटलेट का हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट तो है ही, सारे इम्पोर्टेंट है। इसकी जो साइज होती है कैसी होती है? ये स्मॉल साइज की होती है। उसके बाद ये कैसा होता है? इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। और इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या आपको बता दें, हमारे बॉडी में सबसे अधिक होती है कितनी? लगभग 2 लाख से 3.5 लाख पर घन मिलीमीटर में इसकी संख्या होती है। अगर इसकी संख्या कमी हो जाती है तो हमें क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट की कमी हो जाती है। तो अब देखिए हीमो, ये हमने बता दिया आपको। अब हम आपको बताएंगे हीमोस्टैटिस। जब हमारा ब्लड ब्लीड होता है यानी बहता है, जब ब्लड हमारा ब्लीड होने के बाद रुक जाता है, स्टॉप ब्लीडिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं हीमोस्टैटिस। इसको टर्म कहा जाता है, इसका टर्म है हीमोस्टैटिस। अब हम बात करेंगे इस प्लेटलेट का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन या रोल होता है। अब देखिए इसका जो फंक्शन है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इसका फंक्शन है। मतलब इसका होता है दे बिकम स्टिकी एंड एडहेयर टू द डैमेज वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। ये क्या चिपचिपे होते हैं और क्या करते हैं? चिपक जाते हैं। कहाँ जाके? ब्लड वेसल से जाके चिपक जाते हैं। उसके बाद यह सिक्रीशन करते हैं किसका? सेरोटोनिन का। सेरोटोनिन का सिक्रेशन करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? हमारा जो ब्लड वेसल है वो क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, यानी पिचकना से थोड़ी अपनी डायमीटर को कम करने लगता है, जिससे उसकी जो उसमें बहने की जो क्षमता थी, वो कैपेसिटी वो कम हो जाती है, जिससे उसमें रुकावट पैदा होती है। उससे क्या होता है? ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? हमारा ब्लड बहना बंद हो जाता है। अब देखिए कोआगुलेशन। कोआगुलेशन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। जब हमारा ब्लड क्लॉट होता है उसको बोलते हैं कोआगुलेशन। ये कोआगुलेंट है, इसको कोआगुलेशन बोलते हैं। यह क्या करता है? इनसॉल्युबल थ्रेड लाइक मेश क्या बनाते हैं? मेश ऑफ फाइब्रिन। फाइब्रिन का एक मेश यानी नेटवर्क बनाते हैं, जाल बनाते हैं, किस जो क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। ठीक है। और क्या करता है वो? ट्रैप द ब्लड ब्लीडिंग, ब्लड वेसल क्या करता है? ट्रैप द ब्लड ब्लीडिंग, ब्लड ब्लीडिंग को रोक देता है, यानी ट्रैप कर लेता है। ठीक। आपने WBC, RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में पूरा जानकारी आपने देखा। अब हमको देखना है इस पूरे होल ब्लड का, जो हमारा ब्लड शब्द है, उस पूरे ब्लड का हमारी पूरी बॉडी में क्या क्या फंक्शन है, केवल आपको यह देखना है। तो आप थोड़ा वेट करिए और इसका क्या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी हम आपको बताते हैं। अब देखिए इस क्लास के लास्ट टॉपिक हम आपको बताते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। इस पूरे ब्लड का हमारे बॉडी में फंक्शन क्या क्या है, उनमें से कुछ फंक्शन को हम आपको मेंशन करते हैं, बताते हैं। तो इसमें पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इसका मेन फंक्शन होता है। इसमें मेन फंक्शन, इसमें RBC जो होती है वो इसका प्ले रोल करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है? ब्लड में जो ऑक्सीजन आया है उसको, ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना क्या करता है? ब्लड के थ्रू ही जाता है। उसके बाद सेकंड आता है, सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम भोजन को खाते हैं, जो भी भोजन को हम खाते हैं, उस भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो सब कहाँ होते हैं? ब्लड में चले जाते हैं। वो ब्लड लेके जाएगा सेल तक, जिसके फलस्वरूप वो विटामिन, जो कार्बोहाइड्रेट, जो भी एनर्जीज है वो पहुंच जाएंगे सेल तक। तो न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड ही करते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हमारी बॉडी में जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके फलस्वरूप हमारे बॉडी में कुछ वेस्टेड प्रोडक्ट बनते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको, वेस्ट प्रोडक्ट को
एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम भी ब्लड करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किडनी तक पहुंचाना, उसको स्किन तक पहुंचाना, उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाना, वो कौन करता है इसका काम? वो काम करते हैं ब्लड है। ब्लड में ही एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होते हैं वो रहते हैं, तो ब्लड एक्सक्रीटरी मटेरियल को उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। उसके बाद कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, सॉरी बॉडी क्या करता है? जो ब्लड हमारा है यह बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का मीन्स जब ब्लड में कमी होती है या ब्लड की जब अधिकता हो जाती है तो बॉडी का टेम्परेचर वेरिएट करता है, हमेशा वेरिएशन होता है, उसको भी कंट्रोल कौन करता है? ब्लड ही करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस का कंट्रोल यही करते हैं ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वाटर पाए जाते हैं, जो भी सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी सब न्यूट्रिएंट्स है, मटेरियल सभी ब्लड में पाए जाते हैं। तो ये वाटर बैलेंस का भी काम करता है हमारा ब्लड। अब देखिए नेक्स्ट आता है रिस्पिरेटरी फंक्शन। इसका मेन फंक्शन है रिस्पिरेटरी फंक्शन में यह ब्लड में आरबीसी जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं सेल तक, जिसके फलस्वरूप वहाँ क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन की क्रिया इसी के फलस्वरूप होता है। कौन कराता है? वो रिस्पिरेटरी फंक्शन में इसका मेन फंक्शन इसका होता है ब्लड का। उसके बाद हम देखते हैं स्टोरेज फंक्शन। ब्लड हमारा एक स्टोरेज फंक्शन में काम करता है। कैसे? ब्लड में ही कई सारे न्यूट्रिएंट्स, कई सारे प्रोटीन, विटामिन, वाटर सब कुछ कहाँ होते हैं? ब्लड में होते हैं। तो ब्लड क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्या है? स्टोरेज फंक्शन का भी कार्य करते हैं। कौन? ब्लड। अब देखते हैं हम डिफेंस फंक्शन। हमारा ब्लड जो है यह डिफेंस फंक्शन का मुख्य काम होता है। यह काम का जिम्मेदार कौन करता है? इसका जिम्मेदार होता है WBC, ठीक है। WBC में कौन? एक न्यूट्रोफिल, दूसरा मोनोसाइट। WBC के अंदर कौन कौन? एक मोनोसाइट और दूसरा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का मुख्य काम होता है हमारे शरीर को डिफेंस यानी सुरक्षा प्रदान करना। किससे? बाह्य जीवाणुओं से, बाह्य फॉरेन पार्टिकल से जो होते हैं उनसे हमारा ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। तो आज की क्लास अब यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट ज़रा सा भी अच्छा लगा हो या ज़रा सा भी बहुत ही अगर आपको लगा हो कि मैंने मेहनत किया तो आप एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊँगा। क्या? माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊँगा। तो सपने बड़े देखना माँ, मैं तेरे सपने को पूरा करके दिखलाऊँगा। तो सपने बड़े देखना माँ, मैं तेरे सपने को पूरा करके दिखलाऊँगा। तो आप भी ठान लीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। तो अब आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ब्लड से ही संबंधित, आपको ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती